दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। भैया ये पहली यूनिट है और ये यूनिट अभी हम आपको करा चुके हैं। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फजान्स रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीक केमिकल फोर्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ यूनिट का भी हमने 4 से 5 दिन पहले गागर में सागर सीरीज में कराया था भाई। तो कुछ चीजें जो इसमें आपको और पढ़नी है वो आपको बता देते हैं, बाकी ये पूरा वन शॉट आपको दे रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पूरा रिवाइज कर लीजिए और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी भाई, ठीक है। इससे पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम दे चुके हैं। देखो भैया, जो पहली यूनिट है इसमें सबसे पहले शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल माने क्या होता है मेरे? डाई माने 2, डाई माने 2, पोल माने किनारे। जहां पर 2 किनारे होंगे उसे डाइपोल कहेंगे। जैसे ये है भैया, एक तरफ माइनस का क्यों आवेश यानी चार्ज है, एक तरफ प्लस का क्यों आवेश यानी चार्ज है, बीचों बीच वाले बिंदु को O माना है, इधर की दूरी L और इधर की दूरी L यानी पूरी दूरी 2L हो जाएगी। तो भैया सरल भाषा में कहें द्विध्रुव डाइपोल, क्योंकि 2 किनारे हैं, बीच की दूरी 2L है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों आवेश सेम है मेरे भाई। ये आवेश भी Q है और ये आवेश भी Q है, यानी आवेश सेम है लेकिन इनका नेचर अलग अलग है। एक नेगेटिव आदमी है, एक पॉजिटिव आदमी है मेरे भाई। यानी सरल भाषा में कहें तो जब 2 समान यानी एक जैसे लेकिन अपोजिट, समान इसलिए क्योंकि दोनों Q हैं, अपोजिट इसलिए क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। यानी जब 2 समान परंतु अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कितनी दूरी पर, तो L और L यानी 12 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, तब इसे हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट भाई, ठीक है। तो यही हमने लिख दिया, जब 2 समान परंतु विपरीत चार्ज एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तब इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तथा एक चार्ज, आवेश को कहाँ से लिख रहे हैं बताओ? Q, और इनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई? 12 के प्रोडक्ट को, यानी जब इनकी गुणा कर दोगे आप तो ये P के बराबर होगा और P को कहेंगे मेरे भाई डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे? डाइपोल मोमेंट। तथा एक चार्ज और इन चार्जेस के बीच की दूरी यानी 12 के प्रोडक्ट यानी गुणा को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। Q माने आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई? कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो हमने नीचे फार्मूला लिख दिया, P बराबर Q इंटू 12 और इसकी जो यूनिट होती है आवेश के लिए कूलाम, दूरी के लिए मीटर, तो कूलाम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार पूछा हुआ है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? तो एंटनी लेवोसिए को मेरे भाई, या एंटनी लेवोसियर भी लोग पढ़ लेते हैं, एंटनी लेवोसिए को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा वीक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फजान्स रूल और ऑफबाउ का रूल, ये चारों ही अभी 4-5 दिन पहले आपको कराए हैं, इसी के आगे जोड़ रहे हैं। ये उसका नाम है डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। पहले तो आपको डाइपोल समझना पड़ेगा भैया, ध्यान से समझो। जैसे मान लिया भाई ये लिखा हुआ है HCl, अब सभी को पता है कि भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे के सारे निगेटिव बनाने वाले लोग हैं। कि भैया सरल भाषा में कहें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हिंदी में कहें तो विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, देसी भाषा में कहें तो इनकी भीख मांगने की क्षमता बहुत ज्यादा है। यानी इन सब के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। क्लोरीन के ऊपर माइनस, फ्लोरीन के ऊपर माइनस। बल्कि पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम कहें कि सबसे बड़ा भिखारी कौन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, तो भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। इसका मतलब यह है ये सारे लोग निगेटिव बनाते हैं। लेकिन हुआ क्या भैया, H ने Cl से साझेदारी कर ली। हकीकत तो यह है, अच्छा निगेटिव बनता कब है पहले तो यह समझना पड़ेगा। निगेटिव तब बनता है कि जैसे Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस आता है। तो निगेटिव का मतलब यह है कि इन्हें भैया किसी से फ्री में इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है। हमारे चारों तरफ बहुत लोग होते हैं, देखा होगा, पड़ोस भाई, भैया अपनी साइकिल दे दो जरा, भैया जरा चीनी दे दो, भैया 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 अखबार दे दो, पढ़ के दे देंगे आके। ऐसा होता है, उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो हकीकत यह ये सारे निगेटिव बनाने वाले लोग हैं, इन्हें साझेदारी में तो दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी यार। जैसे इनकी साझेदारी तो इन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, इन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये किस टाइप के आदमी है? जो मेहनत करने वाले आदमी नहीं है। ये कहते देखो भैया ऐसा है, हमें लाओ इलेक्ट्रॉन, मेरे ऊपर ठप्पा लगा दो, हम भिखारी हैं, हमने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इनके ऊपर ठप्पा, ये
पॉजिटिव भैया इलेक्ट्रॉन दे रखा है, लेकिन हुआ क्या, लोगों की जबरदस्ती के चलते भैया इन्हें इनसे जुड़ना पड़ गया। जब जुड़ना पड़ गया तो साझेदारी हो गई। अब आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। क्या मतलब, ये वैसे ही निगेटिव आदमी है, तो अब ये क्या करेंगे, देखो बॉन्ड बन गया तो ये प्योर निगेटिव तो नहीं दिखा सकते, तो ये क्या करेंगे, ये आंशिक रूप से माइनस दिखाएंगे, ये आंशिक रूप से प्लस दिखाएंगे। भैया ये जो ऐसे करके बनाया है इसे डेल्टा कहते हैं, और माइनस लगा देंगे मतलब थोड़ा सा माइनस, तो ये दिखाएंगे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ऐसे ही दूसरा आदमी कहीं HCl घूम रहा होगा भैया, जिसके ऊपर ये आंशिक रूप से प्लस दिखाएगा, ये आंशिक रूप से माइनस दिखाएगा। हमने आपको बताया हमेशा भैया जो लड़के हैं किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़की की तरफ, यानी प्लस वाला व्यक्ति। लड़कियां सब क्या है, प्लस हैं, लड़के सब क्या है, माइनस हैं। तो भैया प्लस वाला हमेशा कहां आकर्षित होगा, माइनस की तरफ। इसका मतलब क्या है कि भैया ये वाला जो माइनस है इस वाले प्लस की तरफ आकर्षित होने लगेगा। जब ये आकर्षित होगा, ये जो दुर्बल सा बॉन्ड है, आकर्षित होने से थोड़ी कुछ हो जाता है यार, तुम आकर्षित होते रहो, सामने वाला चला जाएगा। तो ये जो बहुत वीक बॉन्ड है, बहुत दुर्लभ बॉन्ड है, बहुत दुर्बल बॉन्ड है, इसे ही हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझो, डाइपोल का मतलब क्या, डाई माने दो, पोल माने किनारे, यानी जिसमें दो किनारे हों। जैसे भैया HCl है, सर जी है, H के ऊपर क्या है, प्लस, Cl के ऊपर क्या है, माइनस। कितने किनारे हैं, दो, तो ये क्या है, एक डाइपोल है। ऐसे ही ये क्या है बताओ, HCl, इसके ऊपर क्या, प्लस, इसके ऊपर क्या, माइनस, फिर दो किनारे हैं, तो ये क्या है, एक डाइपोल है। प्लस वाला माइनस वाले को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये जो बीच में इंटरेक्शन होगा इसी को क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे भाई। तो अब हमने लिखा कैसे, देखो कितनी सरल लैंग्वेज में लिखा है। ये जो भी पीडीएफ है ये सारी आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे, अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ठीक, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही भैया लिंक और साथ ही साथ में ये पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी। भाई देखो जरा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। देखिए भाई, दो डाइपोल्स के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। सीधी से भैया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दो डाइपोल हैं, मान लिया अभी बताया HCl है, HCl है, दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। जैसे हमने लिखा, किसी भी डाइपोल का फॉर्मेशन किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देसी भाषा में भीख मांगने की क्षमता। क्लोरीन की भीख मांगने की क्षमता बहुत ज्यादा है तो इनके ऊपर माइनस आ गया, इनकी क्षमता बहुत कम है तो इनके ऊपर प्लस है। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो यानी सरल भाषा में जो डाइपोल जनरेट होता है, इसी वजह से इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो ये पूरा क्या बन गया, डाइपोल। यानी जो डाइपोल जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जनरेट होता है। जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के पास आता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक वीक इंटरेक्शन होता है। जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के पास आता है, उससे इंटरेक्ट करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे हमने आपको दिखाया कि भैया HCl देखो एक डाइपोल है, ठीक, HCl एक और डाइपोल है, प्लस वाला माइनस वाले को आकर्षित करेगा। इस इंटरेक्शन को हम लोग कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये पहला है भाई, टोटल 3 प्रकार होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस के, जिसमें से पहला क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दो डाइपोल हैं, दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा भाई, ठीक है। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये क्या है भाई, जरा ये भी देखिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पहला क्या है भैया, पहला है डाइपोल। डाइपोल तो आपको समझा चुके हैं, जिसमें दो किनारे होंगे उसे डाइपोल कहेंगे। दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का मतलब समझते हो, इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित। कहते नहीं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक तो पहले से डाइपोल था, एक उसे देख के डाइपोल हो गया, बोले अच्छा तुम भी डाइपोल हो, आज से मैं भी डाइपोल हूं। तो भैया जो देख के प्रेरित होकर डाइपोल हुआ है उसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहेंगे भाई, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो भैया जरा देखो, बहुत आराम से लिख दिया, जब एक डाइपोल किसी नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब जो पहले से डाइपोल नहीं है, के संपर्क में आता है, तब नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाता है। यानी जो पोलर नहीं था वो इन्हें देख के क्या हो गया, पोलर हो गया, जिसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। तो भैया जो पोलर हुआ है देख के उसे क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। अतः एक डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। यानी एक ओरिजिनल डाइपोल है और दूसरा क्या है, उसे देख के प्रेरित हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है भैया, ठीक है। तो एक प्योर डाइपोल, एक उसे देख के जो डाइपोल बना, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे अगर हम आपको बताएं
तो भैया देखो यहां पे दो आदमी है, एक तो ए है, ए देखो दो किनारों में बटा हुआ है प्लस और माइनस, तो ये क्या है, डाइपोल है। दूसरा कतई गोल है, दो किनारों में नहीं बटा, तो ये नॉन पोलर है। ये इन्हें देखेगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, क्या होगा भाई, हम भी डाइपोल हो जाएंगे। लो इन्हें देख के ये भी डाइपोल होगा। देखो ये पहले से डाइपोल थे, ये इन्हें देख के डाइपोल होगा, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि देख के हुए हैं, प्रेरित हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में जो प्लस वाले और माइनस वाले के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन भाई, ठीक। तो वान डर वाल्स फोर्सेस का ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार होता है लंदन या डिस्पर्सियन फोर्सेस। ये क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा जरा इसे समझो, डायग्राम से समझो भाई, ठीक। सबसे पहले क्या है, पहले वाले में दोनों डाइपोल थे, दूसरे में एक डाइपोल था, दूसरा उसे देख के प्रेरित हो रहा था, तो इंड्यूस्ड डाइपोल था। तीसरे वाले में देखो कोई डाइपोल नहीं, ना तो ये डाइपोल है ना तो ये डाइपोल, यानी दोनों नॉन प्लेट, दोनों आदमी सन्नाटे में पड़े हुए हैं। उसने मेरे जमीर पर ऐसा पत्थर मारा कि मेरा जमीर हिल उठा और मैं अचानक से डाइपोल हो गया। क्या मतलब, इंस्टेंटेनियस, दोनों पड़े हुए सन्नाटे में। उधर से एक आदमी, कैसे पड़े हुए यार, जवान आदमी हो, थोड़ी मेहनत करो। अचानक से जोश आ गया। अचानक कहां हुआ ये बाबूजी, आज पूर्णिमा नहीं, आज तो अमावस है। क्या हुआ जरा समझो भैया, यहां देखो दोनों पड़े हुए थे, एक आदमी पे अचानक से जोश चढ़ा और ये अचानक से पोलर हो गया। अचानक को अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टेंटेनियस, तो इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस पोलर। ये है इंस्टेंटेनियस पोलर भाई, ठीक है। ये वाला क्या है, ये वाला जो दूसरा है अभी भी ये नॉन पोलर ही पड़ा, दोनों नॉन पोलर थे, अब एक को जोश आ चुका है तो दूसरे वाले को भी फिर जोश आएगा, ये इन्हें देख के पोलर होंगे। तो इसे अब ये तो भैया अचानक से हुए हैं तो इंस्टेंटेनियस कहला रहा है, ये थोड़ी अचानक, ये तो इन्हें देख के हुए हैं, ये प्रेरित हो गए, इसलिए ये दोबारा से क्या कहलाएंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएंगे। अब जब ये इंड्यूस्ड कहलाएंगे तो एक इंस्टेंटेनियस है, अचानक वाला है, और एक इंड्यूस्ड वाला, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे डिस्पर्सियन फोर्सेस। यानी पहले में दोनों डाइपोल थे, दूसरे में एक था, दूसरा देख के हुआ, तीसरे में दोनों नहीं थे, एक अचानक से हुआ, दूसरा उसे देख के हो गया। तो हमने क्या लिखा कि माना दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ए और बी हैं, जिनमें से ए के न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज हुआ, जिससे ये इंस्टेंटेनियसली पोलर हो गया। जब ये इंस्टेंटेनियसली पोलर हो गया तो जो नॉन पोलर दूसरा वाला था वो भी इसे देख के पोलर हो गया, उसे हमने कहा इंड्यूस्ड डाइपोल। अतः इंस्टेंटेनियस पोलर ए और इंड्यूस्ड पोलर बी के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डिस्पर्सियन फोर्सेस कहते हैं। ओवरऑल अगर समझो मेरे भाई, होता क्या है, मान लिया कोई एक लड़का है, ठीक, लड़के को हम बी से लिखते हैं बॉय, और एक कोई लड़की है जिसे हम जी से लिखते हैं यानी गर्ल भाई, ठीक। अब ये जो लड़का है यार, ये दारू बहुत पीता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बहुत बड़ा दारूबाज है, ठीक है, चरसी है, गंजेड़ी है, नशेड़ी है। यूट्यूब पे ऐसे नहीं समझा सकते भाई, क्योंकि यूट्यूब पे भैया ऐसे दारू वारू शब्द इस्तेमाल करोगे कई बार स्ट्राइक आ जाती है मेरे भाई, ठीक है, क्लेम वगैरह आ जाते हैं। तो देखो एक दारूबाज लड़का है। अब ये जो लड़का है यार, देखा होगा हमारे समाज की हालत ये है कि लोग कहते हैं लड़का बिगड़ा हुआ, इसकी बारात करा दो, इसकी बारात करा दो। भैया इसकी बारात करा दी। जब इसकी हमने बारात करा दी तो भैया लड़की के साथ में इसका बॉन्ड बन गया। ध्यान से समझते रहना, लड़की के साथ में इसका बॉन्ड बन गया। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। समाज का खाली सोचना है कि लड़का सुधर जाएगा, ये सुधरे नहीं मेरे भाई, ठीक। ये उसके बाद भी दारूबाजी करते रहे। कोई और लड़की है मेरे भाई, कोई मुजरे उजरे देखने वाला, समझ रहे हो मेरे भाई, उसके पास जाते रहे। लेकिन एक दिक्कत है, जब इनकी शादी हो गई है तो ऑफिशियली तो ये बॉन्ड में बंध गए हैं। तो अब अगर ये नाचने वाचने कहीं देखने जाएंगे या कुछ भी करेंगे तो भैया ये चोरी छुपे करेंगे। चोरी छुपे का मतलब, पहले ये कह रहे थे कि मैं राजा हूं तो इनके ऊपर प्लस आता था, अब ये राजा नहीं है, अब ये फंस चुके हैं, तो अब ये आंशिक रूप से प्लस दिखाएंगे। भैया ये बना है डेल्टा, इसका मतलब होता आंशिक रूप से, यानी वैसे समाज की नजरों में तो इनने बारात कर रखी है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा चोरी चोरी चुपके चुपके भैया ऐसे ही ये यहां बैठी हुई हैं, ये आंशिक रूप से माइनस दिखाएंगी। इन दोनों के बीच में एक ऐसा कमजोर बॉन्ड बनेगा जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई। इस कमजोर बॉन्ड को ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। समझाते हैं कैसे मेरे भाई। मान लिया ये एक अणु है HF, ठीक। सबको पता है मेरे भाई, आवर्त सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सब आपने सुना होगा भैया, ठीक। 9th क्लास तक बच्चे को 30 एलिमेंट याद करा दिए जाते हैं, उसके आगे भी आपको बताएंगे। फिलहाल
तो भैया जो फ्लोरीन है वो सबसे बड़ा नेगेटिव होता है, सबसे बड़ा भिखमंगा होता है। ये हमेशा जुगाड़ में रहता है कि इन्हें कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे और ये माइनस बना लें। ऐसे ही हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, और जिसका पास एक ही नंबर है, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही लड़की है, तो वो कहता है एक ही लड़की नहीं हमारी, एक ही बारात हुई जाए, हम जाए हरिद्वार घूमन। ठीक भैया, तो इसका कहानी है, ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन देने की जुगाड़ में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की जुगाड़ में रहता है। ये लोग साझेदारी के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन किसी ने क्या करा, इन दोनों की करा दी साझेदारी। जब साझेदारी हो गई तो ये अपनी औकात दिखाएंगे, इनके ऊपर आंशिक रूप से माइनस आएगा, इनके ऊपर आंशिक रूप से प्लस आएगा। ऐसे ही किसी और घर में भी वही कहानी चल रही होगी, एक और HF होगा भाई, कोई ऐसा और भी घर होगा, वहां भी इनके ऊपर आंशिक रूप से प्लस, यहां आंशिक रूप से माइनस। ये माइनस वाला इनसे क्या, तुम्हारी पति से तुम्हारी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, आ बेटा हम तुम्हें बताएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो ये कमजोर सा बॉन्ड है, समाज जिसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये बॉन्ड ही क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा भाई। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आइए देखते हैं। हमने लिखा जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव समझते हो, विद्युत ऋणात्मक, कौन कितना बड़ा भिखमंगा है, कौन कितना ज्यादा नेगेटिव है, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, तब इनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। पोलर का मतलब ध्रुवीय हो जाता है, एक के ऊपर आंशिक रूप से प्लस आ जाता है और एक के ऊपर आंशिक रूप से माइनस आ जाता है, तब पोलर हो जाता है। अतः दो पोलर बॉन्ड के बीच प्रोड्यूस होने वाले इंटरेक्शन को, जैसे एक पोलर बॉन्ड ये हो गया, एक और पोलर बॉन्ड ये हो गया, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस होगा मेरे भाई, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वो कोई भी दो हो सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा में क्या फर्क है, तो इंटरमॉलिक्यूलर होता है जब दो या दो से अधिक अणु होंगे। जरा देखिए मेरे भाई, जैसे अभी हमने कहा एक HF है और एक और HF है, मान ले रहा है एक और HF है, तो देखो दो अणु हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो दो या दो से अधिक अणु जब होंगे तब उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई। ठीक है, तब इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे आप यही HF वाला उदाहरण लिख सकते हो, यही हमने लिखा है HF, HF, HF के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके ऊपर आंशिक रूप से प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस और माइनस वाला हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेगा भैया। सबको पता होना चाहिए, अपोजिट चार्ज आकर्षित करते हैं। जैसे अगर आप गर्मी है, आप लड़के हो, एक कोई और लड़का पड़ोस में बैठा हुआ, तो आप क्या कहते हो, उधर हट के बैठो यार गर्मी बहुत लग रही है। लेकिन अगर कोई लड़की आके बैठ जाए, भले ही जगह ना हो, तब भी आप कहते हैं आइए ना बैठिए। क्यों? क्योंकि तुम हो माइनस, निगेटिव, खुंखार आदमी, और लड़की बेचारी पॉजिटिव है, माइनस वाला प्लस वाले को आकर्षित करेगा और भैया आराम से आप उसे बैठा लोगे। तो हमेशा प्लस वाले और माइनस वाले के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग कहते हैं भाई। ठीक है, ये दिखा सकते हो आप कि भैया लोग कहते नहीं कि बताओ पानी के संग में लोगे कि सोडे के संग में लोगे, तो ये क्या है बताओ, ये है C2H5OH। C2H5OH मतलब ये एथिल अल्कोहल यानी दारू है, और ये क्या है, H2O। H2O यानी क्या है, ये पानी है। O के ऊपर माइनस आएगा, इसके H के ऊपर प्लस आएगा। दारू और पानी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, आपस में घुल जाएंगे, घुलने के बाद मस्त पियो बैठ के, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से ये भी आप उदाहरण दिखा सकते हो, या फिर आप HF वाला उदाहरण दिखा सकते हो, आसान है। दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर में दो या दो से ज्यादा थे, इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल होगा, वो आपस में घर में ही, पता चला घर में ही खिच्चू मचा हुआ, तो जो घर में ही बॉन्ड बनेगा उसे इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड हम लोग कहेंगे, जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच। जैसे हमने उदाहरण लिखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। आओ समझाते हैं आपको। पहले तो ये समझो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है। देखो, फिनॉल होता है, जब ऐसे करके ये रिंग बनाते थे भैया, ये बेंजीन कहलाती थी। बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाता था तो ये भैया फिनॉल हो जाता था। और पोजीशन सीखो मेरे भाई, ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, तीन पोजीशन होती हैं। तो अगर हम इस ऑर्थो पे NO2 लगा दें, ऑर्थो वाली पोजीशन पे क्या लगा दें, NO2, तो भैया फिनॉल तो ये था ही, ऑर्थो पे NO2 यानी नाइट्रो लग गया, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो गया,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो गया भाई। ठीक, अब इसे हम खोल के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो भैया जब ये बॉन्ड बनता है तो दो बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, दो बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ में और एक बॉन्ड उधार दिया जाता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ में। सरल भाषा में कहें तो जो इनका O है इनके ऊपर माइनस आ जाता है, इनके प्लस, इनके हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ जाता है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये पूरा एक ही कंपाउंड है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उस एक ही कंपाउंड में आपस में ही भैया चक्कर चलने लगा है, तो ये कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या प्रभाव पड़ता है जब कभी किसी कंपाउंड में पाया जाएगा भाई। तो हमने क्या लिखा? नंबर 1 फिजिकल स्टेट। देखो भाई एक चीज याद रखो, जब भी कभी जैसे कोई आपसे पूछे कि भैया एक तरफ लिखा है H2S और एक तरफ लिखा है H2O, ये गैस है, ठीक, और ये क्या है? ये लिक्विड है। क्यों है ऐसा, क्यों भाई? तो देखो सीधा तरीका, गैस क्या होती है? गैस वो होती है, यहां सिलेंडर ला के खोल दो, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कहीं गैस लीक हो रही। क्यों? क्योंकि गैस के अणु आजाद हैं, कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अलग अलग उड़ते रहते हैं, इसलिए वो गैस हैं। लेकिन जब दो अणुओं के बीच बॉन्ड बन जाएगा तो वो अलग अलग नहीं भाग सकते हैं, तो वो करीब आएंगे और जब करीब आएंगे तो वो गैस से काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। यानी सरल भाषा में कहें तो फिजिकल स्टेट का मतलब जिनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो करीब आ जाते हैं और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि जो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है वो दूर दूर होते हैं और गैस स्टेट में होते हैं। जैसे हम कहते हैं HCl जो है वो गैस है और HF जो है वो लिक्विड है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि अभी आपको दिखाया, क्योंकि HF के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए ये पास पास आ जाते हैं और लिक्विड यानी द्रव हो जाते हैं, जबकि HCl के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, अतः ये गैस हैं, अलग अलग भटकते रहते हैं मेरे भाई। तो यही हमने लिख दिया फिजिकल स्टेट क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही, जैसे देखो HF हमने लिख भी दिया, HF लिक्विड है, HCl, HBr, HI इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, गैस है। जैसे पानी यानी H2O लिक्विड है, जबकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है यानी जो H2S है वो गैस है, उसका कारण भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई। ठीक है, दूसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब गलनांक, कितने पे गलेगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, कितने पे उबलेगा। तो देखो सीधी बात, अकेला आदमी है, उसे गला भी दोगे उबाल भी दोगे, लेकिन जब बॉन्ड से जुड़ गए लोग तो मजबूत हो गए, और जब मजबूत हो जाएंगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। वो कहेंगे अब हम 4 आदमी खड़े, आओ उबाल के दिखाओ, आओ गला के दिखाओ, तो ये वैल्यू जो है वो बढ़ जाएंगी। तो हमने लिखा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। हमने उदाहरण भी लिख दिया कि जैसे ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, अकेले तन्हाई में पड़ा हुआ है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा भाई। ठीक है, ये वाला जो है एक ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, एक और पैरानाइट्रोफिनॉल है, दोनों ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है दो के बीच में, तो भैया दोनों आदमी मिल गए हैं, तो इन्हें गलाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि मान लिया मेरे पास 1 करोड़, किसी और के पास 1 करोड़, हम दोनों लोग शादी कर लें, तो हम लोगों के पास 2 करोड़ नहीं रह जाएंगे भाई। भले ही मंदिर में जाके बारात करोगे माला पहना के, तब भी 10, 20, 50 रुपए तो खर्च होंगे। पंडित जी को कुछ तो दक्षिणा दोगे, मंदिर में कुछ तो डालोगे ना, तो वो 2 करोड़ में उतने तो कम होंगे। धूमधाम से करोगे तो हो सकता है 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च हो जाए। इसका मतलब यह है कि जब इसी को द्रव्यमान क्षति कहा करते थे, मास डिफेक्ट कहते थे, कि भैया जब जब 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तब क्या होगा, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है CH3COOH, ये क्या होता है? तो भैया ये एसिटिक अम्ल है, इसे अगर हम समेट के लिखें तो CH3COOH एसिटिक अम्ल है, इसका जो भार होता है वो 60 होता है। ऐसे ही एक और CH3 जिसे तुम सिरका कहते हो, जब ये दोनों मिलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो 60 और 60 120 होना चाहिए, लेकिन इसका अणुभार 120 से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मिलने में कुछ जो मास है वो एनर्जी के रूप में खर्च हो जाता है। डाइमर का मतलब 2 लोग इसमें आपस में मिले हुए हैं भाई। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अभी आपको बताया कि भैया दारू पानी में क्यों घुल जा रही है, या पानी दारू में क्यों घुल जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने से स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है और सॉल्यूट जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। उदाहरण वही लिख दिया हमने, ये पानी है, ये दारू है, फिर पानी है, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ी हुई है भाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस की बात करें तो भैया बर्फ आप 10 रुपए का खरीदना इतना मिलेगा,
और उसे रख के छोड़ देना किसी तसले वसले में, इतना सा पानी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बर्फ का जो आयतन है, जरा समझना, आइस के क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एयर गैप्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे बर्फ का वॉल्यूम लिक्विड वाटर से ज्यादा हो जाता, आयतन ज्यादा। क्यों? जैसे देखो भैया, ये है H2O, यहां देखो H2O माने पानी है, ठीक, H2O माने पानी है, ये देखो H2O माने पानी है, ठीक, ये पानी अलग अलग है, लेकिन जब इकट्ठा बनेगा ये बर्फ, तो ये देखो इस तरीके से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये जो बीच में खाली जगह, यहां हवा आ जाएगी, एयर आ जाएगी, एयर आ जाएगी, तो इससे एयर गैप आ जाएंगे, यानी बर्फ के अणु में बीच में हवा होती है, इसलिए बर्फ देखने में बड़ा लगता है, यानी आयतन ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब वो पिघलेगा तो सारी हवा निकल जाएगी। और कभी कभी आप हुआ भी होगा कि आप बर्फ लाए होगे, वाटर कूलर में डाल दिया होगा और भूल गए होगे, थोड़ी देर बाद देखा होगा इतना सा पानी उसमें रह जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते जब H2O मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो बीच में एयर आ जाती है, और उस एयर के चलते जो वॉल्यूम है बर्फ का वो बढ़ जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये पूरा पोलराइजेशन पावर क्या होती है, फजान्स रूल क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग भी पेपर देने जा रहे हो भाई, तो ये टॉपिक भी पेपर में कई बार 7 नंबर तक में आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, देखेंगे, वरना ये यूट्यूब पर भी पब्लिक करवा देंगे भाई, ठीक है। क्या होता है पहले समझो मेरे भाई। पोलराइजेशन का मतलब हिंदी में होता है ध्रुवीकरण। सर जी ये ध्रुवीकरण क्या होता है? तो ध्रुवीकरण का मतलब होता है भैया किनारों में बढ़ जाना। ध्रुव माने किनारा होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भैया ये NaCl है, ठीक है मेरे भाई, तो अब अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो जो Na होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। आइए समझाते, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं आपको मेरे भाई। जैसे ये लिखा हुआ है Na का नंबर होता है 11, इनके पास इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में 1 होता है। क्लोरीन का नंबर होता है 17, इनके पास बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक। कौशल और लुईस ने कहा था जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा न लेगा। अब इनके पास 8, ना तो इनके पास बाहर 8 हैं ना तो इनके पास 8 हैं। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इनके ऊपर प्लस आता है और इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, क्योंकि दिया है, राजा है, तो इनके ऊपर प्लस आएगा। इन्होंने लिया है, भिखमंगे हैं, तो इनके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई अगर हम कहें कि जो NaCl है इसके अंदर 2 किनारे छुपे हुए हैं, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, तो धार है नदिया की, मैं तेरा सहारा हूं। यानी ओवरऑल बात करें कि भैया दोनों एक, मैं तेरा किनारा हूं, यानी दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये हम प्लस वाला किनारा संभाले हुए हैं, तुम माइनस वाला संभाले रहो और हम दोनों मिलकर आगे बढ़ चलेंगे। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है ध्रुवों में टूटना, प्लस माइनस आ जाना, 2 किनारे उत्पन्न हो जाना। जैसे ये क्लास है, इसका एक किनारा ये है, एक किनारा वो है, तो ये भी क्या है, ये पोलर क्लास कह सकते हो मेरे भाई, ध्रुव वाला क्लास कह सकते हो, ध्रुवीय क्लास कह सकते हो। तो आइए समझाते हैं कि ये जो पोलराइजेशन पावर है ये आती कैसे है, क्या होती है, और इससे फजान्स का जो रूल है वो कैसे कनेक्टेड है। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे भाई, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझो कि भैया फजान रूल क्या करता है, आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट नेचर को प्रेडिक्ट करता है। अब सर जी ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि Na के ऊपर क्या है, प्लस है, क्योंकि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। Cl के ऊपर क्या है, माइनस है, तो ये भैया प्लस यानी धनायन है, ये माइनस यानी ऋणायन है, यानी कैटाइन और एनाइन है। तो आयनों के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है जिससे ये दोनों जुड़ के नमक बना रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सर जी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है साझेदारी वाला, कि इन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इनने कहा अगर हम तुम्हें देंगे तो हम खुद खत्म हो जाएंगे, तो आओ साझेदारी कर ले रहे हैं। तो दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। जब दोनों का हिस्सा बराबर होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और एक राजा होएगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, एक भिखमंगा होएगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो भैया आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। जो देगा वो प्लस, जो लेगा वो माइनस, इस तरीके की चीजें चलेंगी मेरे भाई, ठीक है। आओ समझाते। तो क्या करता है फजान्स रूल, कोई भी आयनिक बॉन्ड है, प्लस माइनस वाला बॉन्ड है, जहां किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है किसी ने लिया है, उसमें साझेदारी वाला ड्रामा कितना है। देखो राजा आदमी साझेदारी नहीं करेगा, भिखारी भी साझेदारी नहीं करेगा, वो कहेगा यार भीख मांग के काम चल रहा, क्यों साझेदारी के, क्यों पार्टनरशिप करेंगे हम। लेकिन फिर भी जो उसके अंदर एक नहीं सॉफ्ट कॉर्नर है कि काश कोई आता हमें इस भिखारी वाली प्रवृत्ति से निकाल के ले जाता, कहीं बड़ी कंपनी में पार्टनर हो जाते, तो वो उसके अंदर कितना है सॉफ्ट कॉर्नर, उसी को बताता है फजान्स रूल भाई, ठीक है। समझो कैसे। तो जब एक स्मॉल साइज और एक लार्ज साइज आयन एक दूसरे के समीप आते हैं, यानी
एक कोई छोटा आयन है और एक कोई बड़ा आयन है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना भैया। देखो आयन का मतलब क्या है, यहां देखो मान लिया कि भैया ये है प्लस वाला Na पॉजिटिव है, ठीक है, और ये क्या है मेरे भाई Cl नेगेटिव है, सही है मेरे भाई। अगर ये दोनों, अब जैसे अगर हम कह दें यहां Na की जगह पे Li पॉजिटिव होता तो Li का नंबर कितना है जरा बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनका 3 नंबर है, ये छोटे से होंगे। नाभिक होता है, सबको पता है, बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो भैया ये जरा से हैं, जब जरा से हैं तो जो इनका नाभिक है वो कतई करीब में ही रखा हुआ है। नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर कौन है, प्लस है, और प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब ये छोटे से हैं, इनके पास कोई माइनस वाला अगर आएगा भी तो माइनस वाले का नाभिक यहां होएगा, इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहे होंगे। वो बड़ा है, क्या लिखा हमने, एक इस छोटा और एक बड़ा। तो जो छोटा वाला है ये भैया साइज भी छोटा है, तो प्रोटॉन तैयार है, किसी का इलेक्ट्रॉन मिले, प्रोटॉन माने प्लस, इलेक्ट्रॉन माने माइनस, खींच ले उसे अंदर। और ये बड़े हैं, ये भैया इनका साइज बड़ा है, तो प्रोटॉन इनके अंदर बैठे हुए हैं, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे उन्हें ये कभी भी भैया जो है ताकत उतनी लगा नहीं पाएंगे। अबे यार जैसे ऑफलाइन क्लास है ये, जो आगे सीटों पे बच्चे बैठते हैं उन्हें भैया कभी भी चुटिया पकड़ लो, ठीक, कभी भी ऐसे ऐसे करके नचा दो, ऐसा हालांकि करा नहीं जाता अब, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ उससे हम कहेंगे अभी तुम्हें बता रहे, तो वो क्या कहा, अरे चलो हम खुद ही भागे जा रहे, जब तक तुम माइक आइक निकालोगे, निकल के आओगे वहां तक हम खुद भाग जाएंगे। तो बाहर वाले पर मेरे भाई उतना प्रभाव नहीं होगा जितना करीब वाले पे होगा। तो ये बड़ा आयन है, तो इसके जो प्रोटॉन है, जो नाभिक में लोग बैठे हुए हैं, ये अपने यहां वाले इलेक्ट्रॉनों को उतना कस के नहीं पकड़ पाएंगे, और ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को लेगा खींच, और जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा छोटा वाला आयन, तो एक तरफ सब इसके माइनस इकट्ठे हो जाएंगे, सब इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ आ जाएंगे, और प्लस वाले जो प्रोटॉन है वो बेचारे एक साइड हो जाएंगे। यानी पहले ये हंसता खेलता आयन था, बीच में नाभिक था, उसमें प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, लेकिन दूसरा एक छोटा सा आयन आया, उसने अपनी ताकत दिखाई, सब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन माने माइनस एक साइड आ गए, प्लस दूसरी साइड चले गए, और भैया जब प्लस और माइनस अलग अलग साइड हो जाएंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं पोलर हो जाना, पोलराइजेशन पावर कह देते हैं भाई, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, तो कैटाइन यानी जो प्लस होता है वो माइनस के न्यूक्लियस को धक्का देता है। माइनस के न्यूक्लियस को क्यों, क्योंकि माइनस माने क्या है, प्लस। जरा समझो, कैटाइन माने क्या है, प्लस, कैटाइन माने क्या है, प्लस। और भैया क्या, एनाइन के न्यूक्लियस, जो एनाइन है उसका जो नाभिक है, नाभिक के अंदर भी कौन, प्रोटॉन यानी प्लस। प्लस वाला प्लस वाले के करीब थोड़ी आएगा, प्लस वाला प्लस वाले से कहेगा दूर जाओ गर्मी बहुत है। लड़का लड़के से क्या कहता है, उधर बढ़ के बैठो यार गर्मी बहुत है, लेकिन कोई लड़की बैठ जाए, अरे कोई दिक्कत नहीं बैठिए, लेडीज फर्स्ट, वो वाली कहानी है। तो प्लस वाला प्लस वाले को धक्का देगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जिससे ये जो एनाइन है, ये जो माइनस वाला है, ये पोलर हो जाएगा, और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, समझो, कैटाइन की वह पावर, प्लस जो था छोटा वाला, उसकी वो ताकत जिसने माइनस वाले को पोलराइज कर दिया, प्लस माइनस में विभाजित कर दिया, उसकी पोलराइजेशन पावर कहलाएगी। और वो जो माइनस वाला आदमी था, उसकी जो आदत थी है कि माइनस होने के लिए ही बैठे थे, कोई आए और हम उसकी तरफ खिंच जाएं, आकर्षित हो जाएं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। एनाइन की पोलराइजेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कैटाइन की पोलराइजेशन पावर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता रहता है। भाई सीधी सी बात है कि अगर सारे माइनस एक तरफ इकट्ठे हो गए, सारे प्लस एक तरफ इकट्ठे हो गए, तो अब दरार आ गई, दरार आ गई, तो अब जो साझेदारी भी करने के लिए तैयार हैं, रिश्तेदारी भी करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। तो जैसे जैसे पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, जैसे जैसे भैया ध्रुवीकरण होगा, वैसे वैसे जो आयनिक बॉन्ड जो अच्छे से बैठा हुआ था प्लस माइनस, वो अब साझेदारी भी सोचेगा, कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ भी जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और इस रूल को ही हम लोग क्या कहेंगे, फजांस रूल। मोटी मोटी बात करें तो भैया फजांस रूल क्या कहता है कि जो आयनिक बॉन्ड है, जो प्लस माइनस के बीच वाला बॉन्ड है, वो कितना कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर सकता है। तो प्लस और माइनस जब तक अकेले बैठे हुए तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इंटरफेयर करना शुरू करेंगे, इनकी चीजों को भी नोचना शुरू कर देंगे, तो ये कहेंगे ऐसा है, बहुत हो गया, हम जा रहे हैं। ये निकल लेंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर यानी साझेदारी की तलाश में घूमेंगे, कोई मिले, कोई ने रिश्तेदार मिले, कोई तो हम सफर हो जिससे अपने दिल की बात कह सकें। और इस तरीके से मेरे भाई ये पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी कहलाएगी, और यही फजांस रूल कहलाता है। भाई ठीक है, हमने एक डायग्राम से यहां पे दिखा दिया है। देखो ये प्लस वाले व्यक्ति हैं, छोटे हैं, और भैया बीच में प्लस लिए बैठे हुए हैं। ये देखो, ये माइनस वाले व्यक्ति हैं, बड़े हैं, तो प्लस वाला इनके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, प्लस से कहेगा बढ़ पीछे, प्लस वाला प्लस के पास थोड़ी जाएगा। तो भैया ये वाला जो माइनस वाला आदमी है, एनाइन है, जो क्या करेगा, इसके सारे माइनस यहां इकट्ठे हो जाएंगे, सारे प्लस उधर चले जाएंगे कोने में, प्लस और माइनस जब हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा,
पोलर एनाइन कहलाएगा, यानी ध्रुवीकरण हो जाएगा। और जब ध्रुवीकरण हो जाएगा मेरे भाई, तब हम लोग इसे कहेंगे पोलराइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फजांस रूल, कौन कौन से कारक हैं जो फजांस रूल पे प्रभाव डाल सकते हैं? तो भैया कुछ कारक हैं, जैसे पहला है साइज ऑफ कैटाइन। साइज का मतलब क्या है कि भैया जो प्लस वाला आयन है वो कितना बड़ा है। अगर प्लस वाला आयन जो है वो कम करते जाओगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अभी हमने आपको बताया लिथियम बहुत छोटा है, तो इनका प्रोटॉन करीब है, तो ये इसके प्रोटॉन को भी धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। लेकिन अगर साइज बढ़ता जाएगा तो वही समस्या इनके साथ भी होती जाएगी। इनके खुद के इलेक्ट्रॉन ही दूर हो जाएंगे, जो दूसरे क्या धक्का देंगे, दूसरे क्या खींचेंगे। तो जैसे जैसे साइज कम होगा वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि ये आसानी से क्या कर पाएंगे, पोलराइज कर पाएंगे सामने वाले व्यक्ति को भाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, कैटाइन का जो साइज है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। और अगर साइज कम रखोगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि पोलराइजेशन तेजी से होगा। चार्ज ऑफ कैटाइन की बात करें, यानी आवेश कितना होना चाहिए। जो प्लस वाला है उसका साइज तो कम रखोगे, आवेश कितना होना चाहिए। तो अगर आप कोवैलेंट कैरेक्टर कैटाइन का चार्ज बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी अगर आवेश बढ़ता जाएगा तो जितना ज्यादा आवेश होगा, आवेश का मतलब समझते हो चार्ज। भैया सीधी सी बात है कि अगर इनके ऊपर एक प्लस है तो जो उतनी ताकत लगा पाएंगे, दो प्लस है तो जो और ताकत लगाएंगे, और तीन कहीं प्लस होगा तो जब बौरा जाएंगे, आगा के खींचेंगे, आगा के धक्का देंगे। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो एक बार फिर से मेरे भाई पोलराइजेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तीसरा जो बेचारा दूसरा वाला आदमी है जिसको हम लोगों ने ऐसी तैसी कर दी है, प्लस माइनस में तोड़े पड़े हैं, जो एनाइन वाला आदमी है, माइनस वाला आदमी है। माइनस समझते हो मेरे भाई? सर जी माइनस है तो इसमें प्लस कहां से आया? अबे माइनस हो प्लस भी हो कोई भी हो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के अरे इसका भी तो एक नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन तो इसमें भी होंगे, चक्कर तो इसमें भी लगा रहे होंगे। बात तो वही है, बस माइनस इसलिए आ गया क्योंकि इनने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो ये उल्टा हो जाएगा। एनाइन का साइज अगर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी जितना साइज बढ़ता जाएगा उतना भैया जो बीच में आदमी बैठा हुआ उसकी इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ कम होती जाएगी। पकड़ कम होती जाएगी, दूसरा बेचारा छोटा वाला आदमी वो इलेक्ट्रॉन लगाएगा, तुम चक्कर ना पड़ो, मेरे पास आओ, तुम हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। जब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए आप तो प्लस उनका किनारे हो जाएगा और वो हो जाएंगे क्या मेरे भाई, पोलराइज हो जाएंगे। सर जी ठीक है। तो इस तरीके से भैया हमने उदाहरण भी आपको दिखा रखे हैं। फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा होगा भैया उसे पोलर करना बहुत आसान होगा, क्योंकि बाहर वाले जो प्रोटॉन बीच में बैठा हुआ है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर उतनी ताकत दिखाई नहीं पाएगा और उसके इलेक्ट्रॉनों को कोई भी खींच के ले जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये है फजांस रूल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सरल भाषा में कहें तो दो आदमी हैं, दोनों ने बढ़िया करके, एक ने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, एक ने ले रखे हैं। जैसे मान लिया हम हैं, हम किसी लड़के को क्या करें, 5 करोड़ रुपए दें, चलो हटाओ इतना नहीं दे पाएंगे, 50 रुपए दें मान लिया, वो बहुत खुश होगा, सर जी ने 50 रुपए दिए हमें, 50 तो दे सकते हैं क्लास में, 50 रुपए दिए, मोमोज खाएंगे जाके, मोमोज खा लिया उसने। अब हम हर तीसरे दिन 200 बच्चा बैठा उसके सामने, तो 50 रुपए दिए थे हमने, तुम्हें 50 रुपए दिए थे हमने, तुम्हें 50 रुपए दिए थे। ऐसे ही प्लस माइनस वाली कहानी, जिनने इलेक्ट्रॉन दे रखा है वो प्लस है, जिनने ले रखा है वो माइनस है। लेकिन अब ये क्या करे, ये डेली लकड़ी करना शुरू करे, डेली ड्रामा करना शुरू करे, उसके इलेक्ट्रॉनों को नोचने लगे, उसकी बेइज्जती करने लगे, तो क्या होगा? तो बकाएगा ऐसी तैसी तुम्हारे 50 रुपए की, हम जा रहे हैं किनारे। तो जो उसके अंदर ध्रुवीकरण होगा, जो अलगाव आएगा, जो उसका भैया सब हिस्सा जो बेइज्जती तुमने खींच ली और प्लस वाला इंतजाम जितना था तुम्हारे प्रति पॉजिटिव, वो सब लेके दूसरी तरफ भाग गया। इसी को तो कहते हैं पोलराइजेशन पावर, और ये रूल कहलाता है फजांस रूल मेरे भाई। ठीक है, ये समझो कि भैया जो पुराने, पहले तो एक बात ये समझिए आप, हम आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहे ताकि इसी क्लास में सब कुछ कवर हो जाए, अगर आपने 11 सही से ना भी पढ़ा हो भाई। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए भैया, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु यानी एटम कहते हैं भाई। ठीक है, और पुराने जमाने के जितने मॉडल थे उनके हिसाब से परमाणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग उसका नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। भैया ये पुराने मॉडल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम लोग कोश यानी शेल कहा करते थे और लिखते थे KL M और N से मेरे भाई लिखा करते थे। ये पुराने मॉडल थे। जो नए मॉडल आए उन्होंने कहा कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। क्या मतलब? पुराने मॉडल कह रहे हैं चक्कर लगाते हैं, उन्हें कोश यानी शेल कहते हैं, KLMN से लिखते हैं। लेकिन जो नए मॉडल हैं वो कह रहे हैं कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन वहां हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन्होंने कहा जहां पे संभावना होती है उन्हें हम लोग उपकोश यानी सब शेल कहते हैं और लिखते हैं SPD
और F से। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये sp-df क्या है। तो भैया जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है उन्हें हम लोग उपकोष यानी सबशेल कहते हैं। और काहे से लिखते हैं भाई, तो S P D और F से हम लोग लिखते हैं भाई, ठीक है। S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और F में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मेरे साथ में बोलिए sp-df, sp-df। इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 6 10 14, 2 6 10 14, 2 6 10 14। तो भैया जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उन्हें हम लोग उपकोष कहते हैं भाई, ठीक है। sp-df से लिखते हैं। यह बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात समझिए मेरे भाई, इस नियम को समझाने के लिए दूसरी बात समझिए। हम लोग भैया फिलहाल तो बीएससी में आ गए हैं, तो बीएससी में आ गए तो 9th से लेकर 12th तक कभी ना कभी आपने सुना होगा कि भैया दुनिया में जितनी चीजें हैं उन सब को पढ़ने के लिए कोई ना कोई नंबर दे दिया है। जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1, हीलियम का नंबर 2, लिथियम का नंबर 3, बेरिलियम का नंबर 4, बोरॉन का नंबर 5, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तो आपको कम से कम याद ही होंगे भाई। ऐसे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं भाई, तो ऐसे टोटल 118 तत्व हैं, ठीक है। और इन 118 तत्वों को रखकर एक टेबल बनाई गई है जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब टेबल बनाने का भैया तरीका क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, कुछ खड़ी लाइनें खींचनी पड़ेंगी और कुछ पड़ी लाइनें खींचनी पड़ेंगी और टेबल बन जाएगा मेरे भाई। तो अगर हम लोग कुछ खड़ी लाइनों को खींचते हैं तो उन्हें हम लोग ग्रुप कहते हैं भैया, या फिर हम लोग कहते हैं वर्ग, ठीक है। और जो पड़ी लाइनें होती हैं इन्हें हम लोग पीरियड कहते हैं या फिर कह देते हैं आवर्त। क्या कह देते हैं भाई, आवर्त। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए भैया, ये जो टेबल बनाई गई हैं, चाहे वो मेंडलीफ की पुरानी वाली हो, चाहे उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, या फिर जो इस समय चल रही है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल हो, उन सभी में जो पड़ी लाइनें हैं, जो आवर्त हैं, वो कितने हैं मेरे भाई, 7 आवर्त हैं, ठीक है भैया। तो जो पड़ी लाइनें हैं, जो आवर्तों की संख्या है वो 7 है। जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है उन्हें उपकोष कहते हैं, sp-df से लिखते हैं। 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों बातें समझ ली आपने, इन्हें उपकोष कहते हैं। और भैया आवर्तों की जो संख्या, जो टेबल में पड़ी हुई लाइनें हैं, उनकी संख्या कितनी है, 7 है मेरे भाई, ठीक है। दोनों बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो फिर काम अपना आसान हो गया भैया। देखो जरा समझो, सबसे पहले ये समझो ये आफबाउ क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आफबाउ कोई वैज्ञानिक है। आफबा एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। सर जी काहे का निर्माण करेंगे, तो हम लोग जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके विन्यास बनाना सीखेंगे, इनके कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उन्हें कैसे भरा जाएगा। तो हमने यही लिखा है। यह एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फॉर्मेशन, यानी बिल्डिंग अप, यानी कोई चीज को बनाना। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यह सिद्धांत क्या कहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पाउली के प्रिंसिपल से भरे जाते हैं। पाउली ने क्या कहा था भाई, वो भी अभी आगे आपको समझाएंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका ही आफबाउ का नियम है मेरे भाई, ठीक। अब भरे कैसे जाएंगे वो आपको अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए आफबाउ का प्रिंसिपल भी समझ में आ गया भाई, ठीक। कैसे भरे जाएंगे आइए आपको दिखाते हैं मेरे भाई। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके की एक टेबल बनाएंगे। पीडीएफ तो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, फिलहाल हम ये टेबल आपको यहां बना के दिखाते हैं मेरे भाई। देखना टेबल कैसे बनेगी। देखो अभी हमने आपको बताया कितने ऑर्बिटल हैं, 4, s p d f। तो हम एक एक करके सबको लिखने जा रहे हैं भैया। सबसे पहले हम लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक। सर जी 8s क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितने होते हैं, 7 8 होते ही नहीं हैं, तो 8 नहीं लिख सकते हैं। एक ऊपर से छोड़ देते हैं, एक नीचे से छोड़ देते हैं। तो भैया यहाँ पे s के बाद कौन आएगा, p, तो 2p 3p 4p 5p और 6p मेरे भाई, ठीक। फिर एक ऊपर से छोड़ देंगे, एक नीचे से छोड़ देंगे। sp के बाद कौन आएगा, तो 3d 4d
5d नीचे का छोड़ दिया भाई, ठीक। एक ऊपर से एक नीचे का छोड़ दिया, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4f आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है, अब हम लोग चलना सीखेंगे। तो ऐसे करके लाइनें खींच लेते हैं भैया, ये देखो ऐसे करके हम लाइनें खींचेंगे, ऐसे करके लाइनें खींचेंगे, ठीक। ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, बस 3D तक कवर हो जाए, ऐसे हम लोग लाइनें खींच लेंगे। थोड़ा इधर बढ़ा दे रहे ताकि आपको दिखे। अब देखो हम लोग चलेंगे कैसे मेरे भाई, बस चलना है और वही ऑफ बाउ का नियम है मेरे भाई। ये देखो ऐसे करके हम लोग चलना सीखेंगे, ये देखिए ऐसे करके हम लोग चलना सीखेंगे भाई, ऐसे करके हम लोग चलना सीखेंगे, ऐसे करके हम लोग चलेंगे भाई, ठीक। देखो कहाँ से चले हैं जरा बताओ। सबसे पहले यहाँ से चले हैं। अब आप देखिएगा मेरे भाई, हम लोग चले हैं यहाँ से। तो जब हम यहां से चले हैं तो रास्ते में हमें सबसे पहले क्या मिला है बताओ। सबसे पहले हमें मिला है 1s। आप भी बनाइएगा इसे अपनी कॉपी में, ठीक है। 1s, तो हमने लिखा 1s और हमने आपको बताया s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो हम अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो यहां पे भर देंगे 2, यानी 1s2 पढ़ेंगे भाई, ठीक। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़े तो कौन मिलेगा, 2s। तो हम 2s लिखेंगे और s है तो चाहे 1s हो 2s हो भाई, सीधी सी बात है। 1s थोड़ा छोटा होगा, 2s थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन है तो s ना। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। आगे चलेंगे भाई, आगे चलेंगे तो कौन आएगा, 2p। अभी बताया भैया p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, तो 2p 6 लिख देंगे। आगे चलेंगे कौन आएगा भैया, 3s। तो हम लोग लिख देंगे 3s और फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन। 3s से आगे चलेंगे कौन आएगा, 3p। तो 3p है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। फिर आगे बढ़ेंगे 4s आएगा, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। फिर आगे बढ़ेंगे तो कौन आएगा, 3d आएगा। और भैया 3d में यानी d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। यही ऑफ बाउ का प्रिंसिपल है। जरा गिनो मेरे भाई। अभी क्या कह रहे, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इनकी ऊर्जा सबसे कम होगी, इनकी उससे ज्यादा, इनकी उससे ज्यादा, इनकी, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए यहां तक, 2, 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 30 तक का ये विन्यास बन गया है मेरे भाई। तो अब विन्यास आप बना कैसे सकते हो, आपको ये गाना याद रखना है भाई। गाना कैसे याद करोगे भैया, आओ एक बार हम लोग लिखते हैं, बताओ। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 गाइए। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। अगर ये आपको याद है तो आप कोई भी विन्यास बना सकते हो। भैया आपको चेक करवाते हैं। जैसे मान लिया आपसे कोई कह दे सोडियम का नंबर 11 है और इसका विन्यास बना के दिखाओ, तो आपको गाना गाना है 11 तक, क्योंकि जितना जिसका नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 11 है मतलब 11 इलेक्ट्रॉन तक भरेंगे। गाइए। अरे 1s2 2s2 2p6 3s1। अब 2 नहीं भरेंगे, क्यों, गिनो, 2 2 4 6 10 और 11 11 नंबर है तो 11 तक हम लोग गाना गाएंगे। कोई कहते भैया 18 का बना के दिखाओ आर्गन का, बताओ कैसे बनवाओगे, बोलो। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बस बन गया। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। और इस तरीके से मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इसे रखने के लिए 2 आदमी थे, एक का नाम था हुंड, एक का नाम था पाउली। पाउली ने कहा था इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याएं सेम नहीं होती हैं, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। और हुंड ने कहा था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक सीधा होता है क्लॉकवाइज और एक उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज। वो अलग नियम है, उन्हीं नियमों से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है भाई, ठीक है। तो ये है ऑफ बाउ का नियम। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा डिटेल में। एक एक वीडियो बड़ा दिल से बना रहे हैं भाई, तो चाहना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना